हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम तो आप देख ही रहे हैं, हाउ डज द रिएक्शन टेक प्लेस। अगर आप लेक्चर सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता है कि हम क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में अभी तक 5.4 टॉपिक से पहले पहले तक हमने कुछ चीजें सीखी नहीं। सिस्टम एंड सराउंडिंग देखा था क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा था एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। इसके अलावा हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और इंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। तो ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर आपने कर लिया है, तो आज हम इस लेक्चर में जाएंगे कि हम रिएक्शन को देखेंगे कि रिएक्शन होता किस तरह। अब मजे की बात यह है कि हम इससे पिछले लेक्चर्स में ना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे बहुत जोर दे के आ चुके हैं। तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो फिर हमने ओवरऑल देखना पड़ता है कि कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो उसके हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि यार ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर होने लगा है ना वो यही है कि हम इस रिएक्शन के डेप्थ में जाएंगे। देखेंगे कि ऐसी क्या मुसीबत पड़ती है रिएक्टेंट्स को कि वो रिएक्शन करने पे मजबूर हो जाते हैं। और वो रिएक्शन करने पर मजबूर होते हैं और फिर जाके कुछ नई चीज बनाते हैं। तो इसके अंदर कितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए इनको रिएक्शन करने के लिए, और क्या ऐसी क्या कुव्वत है, ऐसी क्या पावर है, ऐसी क्या एनर्जी है जो कि इनको रिएक्शन करवाने पर मजबूर कर रही है। ठीक है। तो अब हम इन्हीं सब चीजों को देखेंगे। अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। यहाँ पर आप देखें कि कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं। ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ये है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इन ग्राफ्स को अगर हम मद्देनजर रखें तो ना होता ये है कि अक्सर बच्चे ना ग्राफ्स देख के डर जाते हैं। वो कहते हैं यार ये ग्राफ्स जहाँ पर है वो टॉपिक बड़ा मुश्किल होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब मैं पढ़ता था आप लोगों की इतना क्लास 9 में था या फिर स्टूडेंट था, तो मैं भी जब भी कोई ग्राफ वाला टॉपिक देखता था ना तो मैं उसको वैसे ही छोड़ दिया करता था। मैं कहता यार ये टॉपिक मैंने करना ही नहीं है, ये ग्राफ्स हैं, ये बड़ा मुश्किल होगा। तो जब से भी मैंने पढ़ाना शुरू किया है ना तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें ना मुझे पढ़ाते पढ़ाते वक्त ये ग्राफ्स ही लगते हैं। तो ये ग्राफ समझाना बड़ा आसान होता है और समझना भी ऑब्वियसली बड़ा आसान होता है अगर समझाने वाला अच्छा हो। तो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा इन ग्राफ्स को कि आपको ना ये मुश्किल ही लगेंगे और आप खुद ही लेक्चर के एंड पर ना खुद ही एक बार ड्रॉ भी कर लेंगे। तो काफी बातें हो गई हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और थोड़ा सा यहाँ पर रीड करते जाते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। कुछ नई टर्म सीखने को मिलेंगी हमें। एक ट्रांजिशन स्टेट होती है वो सीखने को मिलेगी एक टर्म हमें। एक हम पढ़ेंगे टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये दो टर्म्स आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम तो सुना होगा लेकिन ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में नहीं सुना होगा। तो उसको भी आज हम देख लेंगे साथ साथ। बहरहाल अब हम चलते हैं। A reaction take place when the reactant molecules collide with each other to give a transition state। ये देखो पहली लाइन में ये लफ्ज आ गया ट्रांजिशन स्टेट। दूसरी लाइन में ठीक है, पहले सेंटेंस में कह सकते हैं हम इसको। कहते हैं रिएक्शन उसी वक्त होगा कि जब रिएक्टेंट से मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। ठीक है, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट टकरा रहे हैं टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट, एक ऐसी स्टेट तक लेके जाने में कि जहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट को ना आपने याद रखना है, एक वो स्टेट है, ये मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है जहां पर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है वो टूट रही है और वो कन्वर्ट हो रही है इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं और वो बॉन्ड्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन का लफ्ज़ पता लग गया ना, एक फॉर्म से कन्वर्ट होना दूसरी अदर किसी और फॉर्म में। तो ट्रांजिशन कहते हैं असल में इसको है, एक फॉर्म से कन्वर्ट होना किसी और फॉर्म में। तो ट्रांजिशन स्टेट केमिस्ट्री में हम क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट्स के जो बॉन्डिंग है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है वो टूट रही है और वो बॉन्डिंग अब कन्वर्ट हो रही है, वही कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स किसमें, प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। तो बस ये बात मैंने रिपीट कर दी काफी बार, तो आप इसको अब समझ सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आगे चलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मजीद भी पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल रिएक्शन एक ऐसा होता है जिसको हमने सिर्फ अज्यूम किया होता है, ऐसे रिएक्शन जिसको हम सिर्फ अज्यूम करके चल सकते हैं बातों को। तो हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं जस्ट एक। तो वो रिएक्शन है A2 प्लस B2 2AB। A2 मिला एक रिएक्टेंट मिला B2, इन्होंने आपस में बनाया क्या, 2AB। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, अब इसी को लेकर चलेंगे बातें आगे। बिफोर मिक्सिंग, मिक्स करने से पहले, ए को बी के साथ मिक्स करने से पहले क्या हो रहा था, द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो रिएक्टेंट्स जो ए के थे और बी के थे वो एक रैंडम मोशन में थे, अपनी धुन में मस्त मगन थे। ठीक है, सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को ना सेपरेटली अपने आप से, कभी किसी से टकरा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है। तो इसी तरह बस घूम फिर रहे थे किसके अंदर, वॉल ऑफ कंटेनर के अंदर। अगर तो ये बात हो रही है किसी गैस के केस में तो फिर ये वॉल ऑफ कंटेनर का यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही हम गैस को कैद करते हैं। तो कंटेनर को आप समझ सकते हैं कि एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम घर में हाउस होल्ड में जो सिलेंडर हमारा यूज हो रहा है, वो सिलेंडर को भी हम समझ सकते हैं वो कंटेनर है।
काइनेटिक एनर्जीज possessed by these molecules are not the same. काइनेटिक एनर्जी ना ऐसी एनर्जी होती है, द ऐसी एनर्जी द एनर्जी possessed by a body due to the motion. तो मॉलिक्यूल्स की मोशंस की वजह से ना एक एनर्जी बनना शुरू होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब वो कहता है कि ना मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, हर मॉलिक्यूल के अंदर सेम नहीं है। देखो यार, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अगर आप 14 साल के बच्चे हैं हम लोग, तो आप जितने ही आप लोगों के और भी दोस्त होंगे, तो उसमें से कोई एक्टिव होता है, कोई एक्टिव नहीं होता। तो जो ज्यादा एक्टिव होता है उसकी ज्यादा एनर्जी होती है, जो कम एक्टिव होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स का केस भी यही है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो मेजोरिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कुछ ना मीडियोकर किस्म के होते हैं, ठीक है, उनमें तकरीबन सब में एनर्जी लेवल ना सेम होता है। तो अब देख लें 10 लोग हैं ना, तो 10 में से ना 8 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। एक ऐसा होगा जो कि हाइपर एक्टिव होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी एनर्जी बहुत कम होगी। ठीक है ना, ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से आप अज्यूम भी कर सकते हैं जस्ट। तो मॉलिक्यूल से इसको रिलेट कर लें। अच्छा, एक बात तो हो गई कि मेजोरिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक बात ये हो गई। बट अ फ्यू पोजेस, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिनकी एवरेज से ज्यादा भी एनर्जी होती है, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं वो, ठीक है। वाइल येट अदर पोजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कंडीशन ये हो गई कि बहुत ज्यादा वीक है इंसान। ठीक है, इंसान वीक है, तो हम मॉलिक्यूल से रिलेट करें तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा वीक है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ही कम है। तो आप बस एक चीज को ना ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी बनती कब है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, चल 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 के, घूम फिर के इधर उधर, फिर जाके दूसरे से टकराना। ठीक है, चलने की वजह से टकराना, फिर जाके इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जाहिर बात है, कुछ ज्यादा अगर स्पीड से चल रहा है, ज्यादा तेज चल रहा है, फिर ज्यादा तेज टकरा भी रहा है, तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और कुछ होते हैं दरमियाने किस्म के होते हैं कि दो चार मॉलिक्यूल्स ना हाथों में हाथ थामे ना बस अपने धुन में घूम फिर रहे होते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनकी होती है। कुछ होते हैं बहुत सुस्त होते हैं, कहते हैं यार तुम लोग जाओ मैं नहीं आ रहा, तो इस तरह के जो होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। तो रिलेट कर पा रहे हैं ना चीजों को आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर ना होने दूं आपको, और ये बातें भी समझ जाती रहे। आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी में आल्सो बी कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। अब एक ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लिएगा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं। तो ये वो होंगे द मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच पोजेस, जिनके पास होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी। ठीक है, ये हाइपर एक्टिव वाले अभी पढ़े थे ना ऊपर हमने, बहुत तेज होते हैं। तो उसको हम कहेंगे कि ये हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। अब बस ये आपने एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स याद रखने हैं। ये जो पिछले वाले जो दो थे ना, एक एवरेज वाले और एक कमजोर वाले, उनका पत्ता गोल हो गया। अब यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की। ये आप कुछ नई नया काम करेंगे, वो उस काम को हम समझेंगे। वन आर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर मिक्स टुगेदर, जब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे ना A2 और B2 की, जब ये आपस में मिक्स होते हैं, दीज ऑल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कोलाइडिंग, आपस में टकराते हैं ये एक दूसरे के साथ। द कोलिजन विच रिजल्ट बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। देखो मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पर ये जो एक कमजोर वाले हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, और एक एवरेज किस्म के हैं, तो उन लोगों का ना पत्ता यहाँ पर हो गया गोल। क्यों? क्योंकि ना ये जब आपस में मिलते हैं ना, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेट पर पहुंच ही नहीं पाते, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच ही नहीं पाते कि जिससे इनके बॉन्ड्स टूटे और वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब जो मेन काम करेगा ना, वो वही करेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ पर देखो, बट व्हेन द टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बोथ रिएक्टेंट्स कोलाइड, जब रिएक्टेंट्स के वो मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, जब वो आपस में टकराएंगे, दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट, तो फिर वो ट्रांजिशन स्टेट को जनरेट कर सकते हैं। तो अब आ गई ट्रांजिशन स्टेट की बात समझ, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं बार बार। एक ऐसी स्टेट जहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टकराने की वजह से उनके बॉन्ड्स टूटे, और फिर वो अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर दें इनटू प्रोडक्ट्स। चलो, यहाँ बना हुआ भी है रिएक्टेंट्स A2 B2, ये वही रिएक्टेंट्स हैं जो कि हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पे लिए थे। यहाँ पर आ रही है ट्रांजिशन स्टेट, ये ए और ए के दरमियान में बॉन्डिंग है, ये टूट रही है। ठीक है, और यहाँ पर बी बी के दरमियान बॉन्डिंग टूट रही है। ए बी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये ए बी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दो ए है ना, तो ए और ये ए, ठीक है, ए से बॉन्ड टूट रहा है इसका, यहाँ पर बी का बी से बॉन्ड टूट रहा है, और ए मिलना चाह रहा है बी के साथ, और ये वाला ए मिलना चाह रहा है बी के साथ। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, रिएक्टेंट के बॉन्डिंग टूट रही है और फिर वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है अपने आप को, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ए बी प्रोडक्ट बन गई, फिर प्लस ए बी प्रोडक्ट बन गई। चलो, ये बात भी समझ आ गई होगी, चलते हैं आगे। अब आ गया ग्राफ का काम, तो ग्राफ को भी समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले ये दो तीन लाइंस लिखी हैं, उसको पढ़ लें। द ट्रांजिशन स्टेट इज शोन एट द पीक ऑफ कर्व 5.4। देखो यहाँ पर ना ये पीक ऑफ कर्व की बात हो रही है, अभी समझाता हूँ ये किस तरह है। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द ट्रांजिशन स्टेट आइदर रिटर्न टू द रिएक्टेंट्स और टू द प्रोडक्ट्स। अब ना होता है ये है कि
अब एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की ही बात हो रही है, ठीक है। वहां पर अगर हम देखें ना कि कुछ इस तरह होते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाते हैं, पहुंचने के बाद कुछ आगे चले जाते हैं और कुछ वापस पीछे आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट के पास पहुंचने के बाद कुछ चले जाते हैं आगे प्रोडक्ट की तरफ और कुछ चले जाते हैं वापस रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि अगर वापस आ रहे हैं रिएक्टेंट्स की तरफ, इसका मतलब है कि वो कुछ प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो हम कहेंगे द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ही है जो कि हमें समझा सकती है कि किस तरह हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होता देख सकते हैं। अब वो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ना, वो हमसे ये कहती है कि आपने यहाँ पर ना वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है ये वाली लाइन हमारी, ये वाली वाई एक्सिस को देखना है आपने, और ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस पे हमारे पास ना एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का रिएक्शन हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ किस तरह ट्रांसफर हो रहा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि ग्राफ है ना, कभी भी कोई शुरू करते हैं ना हम, तो हम कहते हैं यार एक ग्राफ इस तरह है जो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। ये लाइन थोड़ी खराब हो गई, इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ। चलो, यहाँ से अगर कोई ग्राफ शुरू हो, यार ये लाइन ना बन नहीं रही है, आपने इसको स्ट्रेट समझना है इस तरह, ठीक है। ये देख लो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं हम ओरिजिन। तो अक्सर ना होता ही है कि ग्राफ ना ओरिजिन से शुरू हो रहे होते हैं, लेकिन आप देखो यार यहाँ से ग्राफ नहीं शुरू हो रहा, बल्कि ग्राफ यहाँ पर शुरू हो रहा है। फिर मैं एक बात आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी। तो हम कहते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ तो एनर्जी है ना, जिसकी बुनियाद पर वो रिएक्शन करने के काबिल हो रहे हैं। वो देखो एवरेज से ऊपर काइनेटिक एनर्जी जिनकी थी, ठीक है, एवरेज से ऊपर काइनेटिक एनर्जी जिनकी थी, तो वो यहाँ पर, इसलिए इसको उनकी पीक यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। उनकी जो उनका जो पॉइंट है कि जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ शो कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा कि ऐसे मॉलिक्यूल जो हमने पढ़े थे कि जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर वो यहाँ से शुरू होंगे, बल्कि वो अब उसको हम खातिर का ला नहीं रहे ना, सिर्फ अज्यूम करवा रहा हूँ हमसे। और जिनकी एवरेज से भी कम है, तो फिर वो कहाँ पर शुरू होंगे ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ से शुरू होंगे, तो इसलिए हम उन दोनों को इग्नोर करते हैं कि वो ऐसे इस काबिल ही नहीं है कि वो रिएक्शन को करवा सके। अब जिनकी एवरेज से ऊपर काइनेटिक एनर्जी थी, वो उनकी बात हो रही है कि वो उनके पास कुछ एनर्जी है, इसलिए वो यहाँ से ऊपर की फॉर्म में यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना रिएक्शन, ठीक है ना। एनर्जी यानी कि अगर यहाँ से ऊपर तक आए तो उनकी एनर्जी ज्यादा है, पढ़ के आ गए थे ना, मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उनकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए वो यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो आपको आ गई होगी समझ कि जो हमारी कर्व है वो यहाँ से शुरू क्यों हो रही है। अब ये क्या थे, उस टाइम पे रिएक्टेंट थे, फिर ये जाते गए ऊपर, रिएक्ट कोलाइड होने के बाद ये इन्होंने आपस में जुड़ना शुरू किया, और जुड़ने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, टकराए हैं ना, टकराने के बाद बॉन्ड ब्रेक किया, जुड़े नहीं है अभी नए फॉर्म में, लेकिन बॉन्ड ब्रेक किया, इस तरह समझ लें। फिर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट वो पॉइंट है जहां पर इनके बॉन्ड अब ऑलमोस्ट टूट गए हैं, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट गए हैं, और अपने आप को ये कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। जब प्रॉपर प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएंगे तो चले जाएंगे नीचे, अगर नहीं होंगे तो वापस इधर आ जाएंगे रिएक्टेंट्स की फॉर्म में। तो अगर रिएक्टेंट्स की फॉर्म में वापस आ जाएंगे तो हम कह देंगे यार ये इस काबिल ही नहीं थे कि वो रिएक्शन कर सके। अब ट्रांजिशन स्टेट तो समझ ली थी हमने क्या था, कि ये रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट रहे हैं रिएक्टेंट्स के दरमियान में, और वो प्रोडक्ट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट वो है। अब यहाँ पर ना देखो एक नई चीज भी आ गई है, ई ए, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जो रिएक्टर्स को चाहिए ही चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो हम कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट की जहां पर पीक है ना, वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी शो होती है, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट्स के पास होगी तो फिर ही वो रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये ईए का काम है। अब प्रॉपर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, वो आगे लिखी हुई है, अभी हम वो भी याद कर लेंगे। फिर चलते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आ गए हैं। अब यहाँ पर ना एक चीज और नोट करें, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि ग्राफ साफ सुथरा हो जाए हमारा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट्स, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट्स। अब आप गौर करें, रिएक्टेंट्स यहाँ पर आ रहा है, उनकी जो कर्व स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो कर्व एंड एंड हो रही है ना वो यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब देखो, रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है ना वो ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स देखो यहाँ पर ऊपर है। मैं कहता हूँ कि मेरा एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो आप बताओ कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। आप कहोगे यार वाई एक्सिस पे जो है ना वो एनर्जी है, एनर्जी यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, और सबसे ज्यादा यहाँ पर एनर्जी होगी, ठीक है। इससे ज्यादा यहाँ पर भी हो सकती है। जितना हम ऊपर जाते रहेंगे, जितना हम ऊपर जाते रहेंगे उतनी ही एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये बात समझ आ गई है। वाई एक्सिस पे जो एनर्जी है वो हमें ये बता रही है कि जितना हम ऊपर जाते रहेंगे उतनी हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, अब फिर आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा है या फिर इस पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा है।
ये ऊपर है, ये ऊपर है और ये नीचे है। यार ये देखो, ये भी तो इसका हिस्सा ही है ना, इस ग्राफ का हिस्सा है ना। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इनका कोई कसूर नहीं है इसमें। आपने ओवरऑल ग्राफ देखना है बस। इसमें फर्क कितना आ रहा है, इसमें फर्क देख लो अब, इतना फर्क आ रहा है, ये पूरा देख लो। यानी कि प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर हैं, इस तरह समझ लो, रिएक्टेंट हमारे यहाँ पर हैं। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है या फिर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट यहाँ पर है ना हमारे। जब प्रोडक्ट यहाँ पर है, मतलब है, इसको मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया डॉटेड लाइन से। यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ मतलब है कि यहाँ प्रोडक्ट है। ठीक है, अब समझ आ रही है ना बात की, कि प्रोडक्ट के पैरेलल अगर यहाँ मैं पॉइंट ड्रॉ करूंगा तो मैं कहूंगा यार यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ऊपर कौन है, रिएक्टेंट्स ऊपर है, नीचे कौन है, प्रोडक्ट नीचे है। तो ऊपर जो होता है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। हम कहेंगे कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। काफी समझाती है, समझ आई गया होगा, ग्राफ के समय रीड करते हैं। अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच वो आ जाएगा नेगेटिव के अंदर। अब ये इंथैल्पी कब समझ आएगा आपको, और ये नेगेटिव पॉजिटिव कब समझ आएगा, कि आपने अगर इससे पिछले लेक्चर जो है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला और इंथैल्पी वाला रिएक्शन लिया होगा, तो इंथैल्पी वाला जो लेक्चर है वो लिया होगा आपने, तो फिर आपको ये समझ जाएगा कि हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच वो नेगेटिव कब क्यों आ रहा है। तो अभी के लिए ये सिर्फ ये बात याद रखो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर पहले हो चुकी है, पिछले रिएक्शन पिछले जो लेक्चर्स हैं वो आपने सुन लिए हैं अगर अच्छे से, तो फिर आपको ये बात समझ आ भी जाएगी। जब ना प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो रिएक्टेंट्स की निस्बत, तो हमारा इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ना नेगेटिव के अंदर आता होता है। फिर हम कहते हैं कि ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है। तो होता ये है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही होती है ना, तो प्रोडक्ट के साथ साथ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकल के इन्वायरमेंट में शामिल हो रही होती है। जब सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकल जाएगी, तो हम कहेंगे कि एग्जिट हो गई है सिस्टम में से। तो एग्जिट से मैंने समझाया, याद करवाया था कि एक्सोथर्मिक बनना है आपने। तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक है यानी कि सिस्टम में से एनर्जी निकल के बाहर चली गई है, जिसकी बुनियाद पर हमारा जो इंथैल्पी आया वो नेगेटिव के अंदर आया। तो ठीक है ना बात यहाँ पर। आगे ग्राफ समझ, एक पॉइंट और रह गया, एनर्जी ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज इक्वल। हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे, कौन कौन से, हाइपोथेटिकल रिएक्शन में A2 और B2, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी ना बराबर होनी चाहिए। तो एक नई बात इसने यहाँ पर ये भी बता दी है। अब हो गया ये ग्राफ समझ आ गया होगा, तो चलते हैं हम आगे। I कहता था energy of the transition state is higher than that of reactants or products because the bond between the reactant and product molecules are being cleaved progressively। अब ना बात ये है कि यहाँ पर ना हम एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है, अभी आपने ये नहीं देखना कि यार ऊपर वाले में ना प्रोडक्ट्स नीचे था और रिएक्टेंट ऊपर थे, इसमें फर्क, उसमें और इसमें फर्क क्या, भी हम वो पढ़ेंगे ना। अभी सिर्फ आप ये देखो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इन दोनों के जो पॉइंट्स है ना वो नीचे हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का पॉइंट जो है ना वो ऊपर है। तो यहाँ पर हमें ये सिर्फ यही बता रहा है, कहता है कि एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ज्यादा होती है किससे, रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से। तो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की ज्यादा होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, क्यों होती है, बिकॉज द बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स आर बीइंग क्लीव्ड, टूट रहे होते हैं प्रोग्रेसिवली। ठीक है, टूट रहे होते हैं, बॉन्डिंग, जब बॉन्ड टूट रहे हैं रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट्स के भी। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा ले आओ ना यार, यहां से अगर आप उल्टा ग्राफ को ले आओ, इस तरह का रिएक्शन जो कि बोथ साइड्स में प्रोसीड कर रहा हो, जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना रहा हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना रहा हो। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। अगर आप इस तरह ले आओ तो हम फिर इसको यही पढ़ेंगे ना कि प्रोडक्ट्स के यहाँ पर जो बॉन्ड्स है ना वो टूट रहे हैं स्ट्रेट पे आगे। यहाँ अगर हम यहाँ से ला रहे हैं, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ला रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर इस केस में आगे के रिएक्टेंट्स के जो हमारे बॉन्ड्स है ना वो टूट रहे हैं। तो इसलिए इसने इसी इसी को ध्यान में रखते हुए, रिवर्सिबल रिएक्शन के केस को भी ध्यान में रखते हुए, फिर इसने यहाँ पर ये बात की है कि इनके जब बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इनके निस्बत ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो आपने ये पॉइंट को ना स्पेशली याद करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, वाई, इस तरह कर लो, वाई द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज हायर। ठीक है, ओके, फिर ये याद कर लेना आगे इस बात को, लेकिन ये बात समझने के लिए थी, ये भी सिर्फ समझ लिया, अब आगे चलते हैं। द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी की ना प्रॉपर डेफिनेशन आएगी, तो वो यहाँ पर आ गई है। अब उसको मैं दोबारा भी समझा, पहले ही समझा दिया था मैंने, दोबारा समझाया था। ऐसी एनर्जी जो कि अब्सॉर्ब हुई हो रिएक्टेंट्स की या फिर प्रोडक्ट्स की तरफ से, ऐसी एनर्जी जो कि अब्सॉर्ब हुई हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ से, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, किस फॉर्म में, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में। ट्रांजिशन स्टेट पता है ना कौन सी फॉर्म है, जहां पर रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के
अगर हम उल्टा लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ लेके आ रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के, अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटते हैं और अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स के केस में कहेंगे तो हम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें, प्रोडक्ट्स से रिएक्शन अगर हमारा शुरू हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो अपने आप को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करें। अगर आपने इससे पिछले लेक्चर्स लिए ना तो यार आपको ये बात समझ आ जाएगी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ किस तरह जाते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ किस तरह जाते हैं। तो मैं हर लेक्चर में बार बार एक ही बातें तो नहीं करता रहूंगा ना, अगर आपको समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है तो आप पुराने लेक्चर्स ले लें इसके, इसी चैप्टर के, तो फिर ही आप इस टॉपिक पे आइएगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं है टॉपिक समझने का। बहरहाल यहाँ पर अब आ गई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, वो उसको भी अब हम याद करेंगे और ये अब आपको समझ भी आ गई है कि क्या है ये। तो अब एक सवाल ये होगा हमारे पास, ये यार एक्टिवेशन एनर्जी ना आती कहाँ से, लिखा हुआ तो नहीं लेकिन आपको बता दूं एक बेसिक। एक्टिवेशन एनर्जी ना, जब आपने सुना है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं ना तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। तो यही काइनेटिक एनर्जी है ना, तो यही एनर्जी है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है, इनको एक्साइट करती है, एक्साइट करती है इनको, इस तरह बना देती है कि वो आगे रिएक्शन करने के काबिल हो जाए। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये आती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। और फिर वो प्रॉपर है क्या, तो फिर वो हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया। द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स, इर्द गिर्द के माहौल से या फिर अपने कोलाइजन, अपना टकराने की वजह से जो एनर्जी इन्होंने जनरेट करवाई है, एब्सॉर्ब की हुई है, किसने, रिएक्टेंट्स ने, प्रोडक्ट्स ने, इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड, अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, किस फॉर्म में, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हो गई काफी बातें। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी डेल्टा एच। अब जाहिर सी बात है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एच से। अगर नहीं पता इस बात का तो अभी हम यहाँ पर भी ये बात देख के आ चुके हैं, और इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था एंथैल्पी वाला, उसके अंदर भी हमने बातें ही सारी ये की थी। ये देखो ये ये अपने पढ़ा था टॉपिक, इसमें भी यही बातें की थी। और एंथैल्पी वाली अगर जो हमने, अगर आपने लेक्चर लिया हो तो वहां पर भी हमने यही बातें की थी कि एंथैल्पी को हम चेंज इन एंथैल्पी से मेजर करते हैं जो कि होता है डेल्टा एच। तो ये होता है एक्चुअली एनर्जी, हीट एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वही बात यहाँ पर दोबारा लिख दी है इन्होंने, कहाँ गया ये, आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी of the reactant and that of products come out in the form of heat representing enthalpy delta H of the reaction. This graph represent the path of the exothermic reaction. कौन सा 5.4 ऊपर जो देख के आए ना हम, वो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे एंडोथर्मिक का। अ सिमिलर ग्राफ कैन बी ड्रॉन फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। यार सारी बातें पुरानी वाली हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व क्या करनी है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है ना, ठीक है, वो कम है, और जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है ना वो यहाँ पर करके लाई कर रही है। तो वो ऊपर क्या है, प्रोडक्ट्स ऊपर है, तो ऊपर जो होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है ना, वो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो इस तरह के केस में हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पर होता ये है कि हमारा इंथैल्पी है ना वो डेल्टा एच, वो प्लस के साइन में शो होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम ने इन्वायरमेंट के अंदर से एनर्जी मजीद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। जब इन्वायरमेंट से बाहर से यानी कि सराउंडिंग से एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा कोई भी सिस्टम, तो फिर वो रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन हो जाता है एंडोथर्मिक। एंडो मैंने याद करवाया था आपको किस तरह, एंटर से, ठीक है, एंटर से सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है क्या, एनर्जी एंटर हो रही है। जब एनर्जी एंटर हो रही है तो फिर उसको हम कह देंगे ये रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है, जहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। तो एक्सोथर्मिक में क्या था, प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी। ठीक है ना बातें ये। तो मजीद अगर ये बातें कंफ्यूज कर रही हैं, कुछ मसला हो रहा है, तो इससे पिछला लेक्चर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला देख लो, तो मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। काफी डिटेल से लेक्चर बनाया मैंने, वो 1 घंटे का लेक्चर था, हिम्मत है तो देख लेना। तो यकीन करो अगर वो लेक्चर देख लोगे ना तो मेरा ख्याल है कि हर तरह की जो कंफ्यूजन है ना, हर तरह मैंने, कोई भी क्वेश्चन मेरे जहन में भी आ रहा था ना कि ये ऐसा क्यों हो गया, मैंने वो भी क्लियर कर दिया आपको। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लेक्चर देखने के बाद कोई भी आपको इस तरह की जो एनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है रिएक्शंस के हवाले से खास तौर पर, तो वो तो हर तरह से आपकी वो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो आपने उसको देख लेना है एक बार जरा। बहरहाल ये ग्राफ भी हमने पढ़ लिया, ट्रांजिशन स्टेट समझा चुका हूँ, पहले एक्टिवेशन एनर्जी भी समझा चुका हूँ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में एनर्जी डिफरेंस रेड डैश है वो पॉजिटिव में बता दिया मैंने आपको। रिएक्शन कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, जब यहाँ पर हमारे पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की निस्बत। तो फिर हम एंथैल्पी को प्लस से साइन से डिनोट करेंगे और कह देंगे ये एंडोथर्मिक है। अब एंड पे करते हैं इनको सॉल्व, अभी ठहर जो टॉपिक खत्म कर लें।
एन एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर एक काम आ गया नई चीज का, इसका नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है काम? कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो रिएक्शन को बूस्ट अप करता है, रिएक्शन को बूस्ट अप करता है कि वो जल्दी से रिएक्शन को कंप्लीट करने की तरफ लेके जाता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज क्यों? इट चेंजेस द पाथ अडॉप्टेड बाय द रिएक्टेंट्स वेयर बाय द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज सब्सटेंशियली डिक्रीज। अब देखो यहाँ ये बताना ये चाह रहा है कि ना ऐसा होता क्यों है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को बूस्ट क्यों करता है? क्योंकि ना उनका जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो पाथ है, जो रास्ता है, उसको रास्ते को चेंज कर देता है। ठीक है, जब रास्ता चेंज होगा तो वो कहता है कि इसकी ना जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स को अब इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि उनको एनर्जी सप्लाई करने का एक सोर्स मिल गया जिसका नाम है कैटलिस्ट। ठीक है, एनर्जी सप्लाई होने का एक सोर्स मिल गया जिसका नाम है कैटलिस्ट। अब किसी भी रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं कि वो अपने आप को कन्वर्ट करे प्रोडक्ट के अंदर। तो वो कम एनर्जी के अंदर भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो आप ना समझ लो यार यहाँ ग्राफ से। देखो एक ना एक पीक बनी हुई है यहां से लेकर यूं इस तरह। ठीक है, एक बनी हुई है रेड वाली। ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है? आप कहोगे यार ऊपर वाला ना इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब रेड लाइन की बात करेंगे ना, हम ये वाली लाइन की बात करेंगे, तो यहां पर इसकी पाथ हो गई है चेंज। पहला पॉइंट, पाथ चेंज हमने कर लिया कैटलिस्ट ऐड होने की वजह से। जब कैटलिस्ट ऐड हुआ तो उसका पाथ चेंज हो गया, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी इसने। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा तो फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बल्कि रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है ये जो हमारे पास रेड वाला जो पॉइंट था ना, कर्व थी, कहता है ट्रांजिशन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन गई विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, और यहाँ पर इस केस में ट्रांजिशन स्टेट बनी है विदाउट दी कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर हम डाल लेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर तो वो रिएक्शन को बूस्ट अप करेगा और रिएक्शन को जल्दी प्रोसीड करवा देगा। अगर हमारे पास कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन देर से होगा और रिएक्शन कंप्लीट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी, हमें जो स्टार्टिंग एनर्जी है यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना जिसने रिएक्शन को करवाना है रिएक्टेंट्स की, तो वो एनर्जी भी हमें ज्यादा चाहिए होगी विदाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट होगा तो वो एनर्जी कम चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, जब वो एनर्जी कम चाहिए होगी हमें तो फिर हमारा रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये बात भी हो गई, ये बात भी हो गई। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये एक मिसाल दी हुई है जस्ट इन्होंने कि जब हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की निस्बत, तो इस तरह का हमारा जो केस होगा वो क्या होगा। ये जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका जवाब आपने मुझे देना है कि जब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होगी और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, तो हमारे पास रिएक्शन एक्सो होना है या फिर एंटो होना है, ये आपने बताना है। इस बातों को खत्म कर लेते हैं, ऊपर लिखी हुई है उन्होंने। कहता है कैटलिस्ट थस डिफाइन एज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट की डेफिनेशन याद करनी है। कैटलिस्ट क्या होता है? जो कि केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है यानी कि जल्दी करवाता है उनको, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। लेकिन अपने आप को वो चेंज नहीं करता, वो खुद वैसे ही रहता है। ठीक है, खुद वैसा ही रहता है और ना शामिल भी नहीं होता रिएक्टेंट्स के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल निकल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। निकल जो है ना एक मेटल है जो कि एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट किस प्रोसेस के अंदर? हाइड्रोजनेशन के अंदर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑयल के अंदर। जो घरों में हम तेल इस्तेमाल करते हैं ना खाना बनाने के लिए, उसके अंदर जब हाइड्रोजन ऐड कराएंगे ना तो वो क्या बना देगा? वनस्पति घी बना देगा। ये घी भी हम इस्तेमाल करते हैं, ऑयल भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑयल के अंदर आपने क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन ऐड करनी है और साथ में एक कैटलिस्ट का सहारा ले लेना जिसने रिएक्शन करवा देना हमारा जल्दी, उसका नाम है निकल, NI। तो वनस्पति घी बन जाएगा। अब एक और मिसाल दे रहा है, वो कहता है प्लैटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। प्लैटिनम कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है कब? जब हमने H2SO4 बनाना हो। क्लोरीन एक्ट एज अ कैटलिस्ट प्रमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द ओजोन। तो क्लोरीन एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट जो कि प्रमोट करता है ओजोन को तोड़ने में। तो ये वैसे यहाँ ये तो मिसाल दिया है, बड़ी खतरनाक सी एग्जांपल है ये। अगर ओजोन हमारी टूट जाएगी तो फिर तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं वो जमीन पर और आएंगी, जिसकी बिना पर स्किन कैंसर वगैरह की बीमारियां आ सकती हैं। तो लेकिन क्लोरीन भी एक कैटलिस्ट है जो कि ना ओजोन तोड़ने में ना बहुत कह लो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है और ओजोन तोड़ने में ना बहुत कोशां है कि किसी तरह ओजोन को मैं तोड़ दूं। बहरहाल आपसे अगर अक्सर बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं कि सर टॉपिक समझा दिया लेकिन साथ साथ ना मार्क भी करवा दें, चीजें क्या याद करनी है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो मैं आपको कहूंगा आप ये तीनों ग्राफ्स को अच्छे से देख लो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने कैटलिस्ट की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल से याद करनी है। इससे ऊपर मैंने आपको एक बात याद करवाई है, ये वाली कि ट्रांजिशन व्हाई द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज हायर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर अब यहाँ तक लिख सकते हैं।
और एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पर आई थी कहीं पर, इधर कहीं आई थी यार, ये आई हुई है। द एनर्जी absorbed by the reactant or product molecule in order to be converted into transition state is called activation energy of the reaction। इसकी डेफिनेशन भी याद कर लो, ठीक है। ये तीन डेफिनेशंस हो गई हैं, इसके अलावा जो है ये तीनों ग्राफ्स हो गए हैं, तीनों को याद कर लेना। और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ना ये वाले, इनको तो मैं सॉल्व करवाता हूँ हर किसी को, अभी हम करते हैं इसके बाद भी। लेकिन आपने इसको ना छोड़ना नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ उसको सबको नोट करना है, और नोट करके समझना भी है और उसको याद भी कर लेना है। तो बहरहाल हमारा ये टॉपिक हो गया खत्म। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना आखिरी टॉपिक, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि बायो से रिलेटेड है। लेकिन हम पढ़ लेंगे केमिस्ट्री के हद तक, इसको हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छा पढ़ेंगे, जिस तरह हम बाकी लेक्चर्स पढ़ते रहते हैं। तो अब मैं इसमें ना बुक की जो हमारे पास टॉपिक था उसको मैं खत्म कर रहा हूँ, और फिर हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ और इनको करते हैं सॉल्व। जी बच्चों, करते हैं दो क्वेश्चंस जो हमारे पास एक्सरसाइज में गिवन थे। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, आर एनर्जी डायग्राम्स यूजफुल। ये कौन सी एनर्जी डायग्राम्स की बात कर रहा है? ये उन्हीं एनर्जी डायग्राम्स की बात कर रहा है जो हमने तीन ग्राफ्स देखे थे। ठीक है, अभी तीन ग्राफ्स देख के आए हम, जिसमें हमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो तीसरा ग्राफ था उसमें बताया था कि किस तरह कैटलिस्ट रोल प्ले करता है एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में। ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी का आंसर ना इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं जो हम पढ़ के आए हैं। इसका आंसर हम कहेंगे कि यस, एनर्जी डायग्राम्स आर यूजफुल बिकॉज दे विजुलाइज। ठीक है, हमें दिखाता है, हमें बताता है कि विजुलाइज द एनर्जी चेंज, एनर्जी they visualize the energy changes during a reaction। ठीक है, एनर्जी चेंजेस के बारे में बताता है हमें किसी भी रिएक्शन के दौरान। अच्छा, और क्या बताता है हमें? दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एक्टिवेशन एनर्जी, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। देखा था ना एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जिक्र था वहां पर, ई ए। तो इसके अलावा क्या था? ट्रांजिशन स्टेट भी थी एक वहां पर, वो भी लिख लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और क्या था? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बस। एनर्जी डायग्राम्स यूजफुल हम हमारे लिए हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन हमारे पास था, तो हमने कहा था यस, एनर्जी डायग्राम्स आर यूजफुल बिकॉज दे विजुलाइज द एनर्जी चेंजेस, जो कि हमें दिखाता है एनर्जी चेंजेस के बारे में ड्यूरिंग अ रिएक्शन। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है कि ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ hypothetical reaction which does not evolve or absorb energy। देखो पता क्या सीन है यहाँ पर? यहाँ पर ना हमें किसने ये हमसे तकाजा किया कि आप ये बताएं, ये बना के दिखाएं बल्कि, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बिल्कुल वही ग्राफ्स जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, तीन तरह के ग्राफ्स, ठीक है। एक ऐसा हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसको हम जस्ट सोच रहे हैं कि जिसमें विच डज नॉट इवॉल्व, जिसके अंदर ना तो एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकलेगी, ना ही सिस्टम एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तो इस तरह की हमने एक डायग्राम बनानी है।
तो अब हम ट्राई करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम बिल्कुल ना वही काम करेंगे जिस तरह हमने बुक में अभी हम देखा था, कि एक तरफ वाई एक्सिस के ऊपर हमने एनर्जी ले ली थी, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया था कि पाथ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल वही हम काम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना एक रफ सा मैं ड्रॉ करूँ, स्केल वगैरह आपके पास है तो आपने उससे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एक वाई एक्सिस और एक आ गया मेरे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर है एनर्जी, और यहाँ पर है पाथ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दो चीजें ये होगी। हमारे पास हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें, जिसके अंदर ना तो ऐसा हो रहा है कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, ना ही एनर्जी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, लेकिन अब बात फिर मैं वही करता हूँ कि हमने जिस तरह पढ़ के आए थे कि एनर्जी, किसी भी रिएक्टर्स की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ना। तो फिर वो ओरिजिन से शुरू, यहाँ से शुरू नहीं होगा, बल्कि वो एक सर्टेन पॉइंट से शुरू होगा। ठीक है, उसकी कर्व बनना एक सर्टेन पॉइंट से शुरू होगी। तो हम उसकी कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले आओ और फिर इसको इस तरह कर दो। अच्छा, मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, जहां पर ना सिस्टम में एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, ना ही सिस्टम से एनर्जी इवॉल्व हुई है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बराबर है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये रिएक्टेंट्स है और ये है प्रोडक्ट। जहां पर पीक मैक्सिमम हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक्टिवेशन, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो थोड़ा सा तरह चलो ऐसे कर लेते हैं। और बुक में और इसके अलावा और क्या चीज थी, ये चीजें बताई हुई थी। इंथैल्पी चेंज यहाँ पर कुछ है कि नहीं है, ये आपने बताना है मुझे। तो आपका जवाब होगा कि यार इंथैल्पी चेंज यहाँ पर हमारे पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने वो केस डिस्कस किया जहाँ पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बराबर है। तो इंथैल्पी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो अब हम कहते हैं कि थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कंक्लूजन। ये लाइंस लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये घर से काम हमारा पूरा हो गया। हमने एक जो ग्राफ बनाने का जो उसने कहा था ना, वो हमने यहाँ पर बना लिया। जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमने कर ली है। रिएक्टर्स की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर कर ली हमने। ठीक है, जिसमें एंथैल्पी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हेयर इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, दैट डज नॉट, जिसको अक्सर लिख लो कि ना, हेयर इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इन विच, का लिख लेते हैं ना, इन विच नो एनर्जी is absorbed or evolve, EVOLV, ठीक है, evolve। तो अब क्या हुआ? द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज सेम। ठीक है, मैंने देखो आप नोट करो कि ग्राफ के अंदर मैंने कोई जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टर्स की जो हमारे पास लाइन थी ना, वो ऊपर नीचे नहीं की, बल्कि सेम रखी है मैंने। क्योंकि दोनों की एनर्जी चेंज है ही नहीं, ना तो सिस्टम ने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, ना ही इवॉल्व किया। तो रिएक्टर और प्रोडक्ट की एनर्जी में बराबर होगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज सेम। ठीक है, इसका मतलब है डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। इंथैल्पी चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो एक बात और लिख लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं हाउएवर, हाउएवर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ई ए स्टिल रिक्वायर्ड। ये हमें जरूर चाहिए होगी एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्टेंट्स जो है ना वो प्रोसीड करेंगे ना प्रोडक्ट्स बनाने में। तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो फिर हमारा जो एक लेवल है वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेगा। तो हम कहते हैं हाउएवर एक्टिवेशन एनर्जी इज स्टिल रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू रीच ट्रांजिशन स्टेट।
ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आपने एज इट इज जितना बनाना है इसको और इसी तरह इसको लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्वेश्चन आए और आप इसमें मैक्सिमम नंबर्स ले लें तो आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो मैं खत्म कर रहा हूँ फिर इस लेक्चर को। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने जरूर करना है। इसके अलावा ना आपको एंड पे क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। इसमें कंप्लीट क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक हमने लेक्चर्स सॉल्व किए हुए हैं और साथ साथ हमने एक्सरसाइज और जितने भी जो कुछ चैप्टर के बीच में चैप्टर के एंड पे है सब कुछ हमने वहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।